हम बार बार किसी और फोर्स से पराधीन हुए हैं और इस देश को क्या बदलना चाहिए ताकि हम फिर से पराधीन ना हो, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब हम स्वतंत्र हैं और हम हमेशा स्वतंत्र ही रहेंगे। अगर धर्म ऐसा हो गया हो जो बताता हो कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी आसमानी ईश्वर ने आपके लिए पहले ही तय कर रखा है, तो आप कोई भी विरोध, कोई भी आंदोलन, कोई भी क्रांति करोगे कैसे? हमारा काम है बस सर झुका करके ऐसे खड़े हो जाना, कहना बस जो हो रहा है वो तो किसी और ने हमारे भाग्य में लिख रखा है। पर न जाने कैसी खुराफात हुई, न जाने किसका शातिर दिमाग था कि भारत के धर्म से जिज्ञासा को बिल्कुल ही हटा दिया गया। कहा गया जिज्ञासा नहीं करना, भारत जानने से बिल्कुल हट गया, बिल्कुल। और बहुत सारे वो कारण जिन्होंने हमको गुलाम बनवाया, उन कारणों को आज सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। एस्ट्रो स्टार्टअप्स को मिलियंस में, डॉलर्स में फंडिंग मिल रही है। ये घाव ठीक होने का, सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है। हिंदुस्तान की छाती में घुसा हुआ है ये घाव। ये बहुत पुराना घाव है, मुझे भी लगा हुआ है। तुमने क्यों उस घाव को जाकर के खुरच दिया? अब खून तो बहेगा। मैं भी जब इतना सा था तभी से मुझे इस बात पर हैरत है और दुख है गहरा कि जिस देश के पास गीता है उसको गुलाम बनना क्यों पड़ा। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, मुझे पता चला इस देश के पास गीता है ही नहीं, यहाँ कोई नहीं समझता गीता। और ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि ज्यादातर लोग गीता समझना भी नहीं चाहते। जी बताइए। इट्स एन इंटरेक्टिव सेशन है, तो अब हम प्रश्न ले सकते हैं। कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न आज ये है कि भारत का इतिहास बहुत ही लंबा और बहुत ही समृद्ध रहा है, पर हम बार बार किसी और फोर्स से पराधीन हुए हैं, चाहे वो तुर्क हो या मंगोल हो, ब्रिटिश हो, वो चलता ही रहा है और हम हमेशा उनके सामने झुक जाते हैं। तो हमें, जैसे हम अभी युवा पीढ़ी हैं, हमें क्या बदलना चाहिए और इस देश को क्या बदलना चाहिए ताकि हम फिर से पराधीन ना हो, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब हम स्वतंत्र हैं और हम हमेशा स्वतंत्र ही रहेंगे। बट क्या ये निश्चित है? और ताकि ये फिर से ना हो और हम असली रूप में स्वतंत्र रहें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? शुरुआत में ही इतना भारी सवाल। मुझे लगा शुरुआत हो रही है तो कुछ खैरियत पूछी जाएगी, कुछ हल्का फुल्का मामला रहेगा। लेकिन अच्छा है, ठीक है, हम देर से शुरू कर रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट रनिंग। ये बहुत बार चर्चा में रहा मुद्दा है। हर आदमी इस पर विचार करता है। इस चीज़ ने सबको परेशान किया है और कोई नहीं कह सकता कि ये मुद्दा उसके लिए प्रासंगिक नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, उसके लिए महत्व का नहीं है। और जब हम बहुत छोटे होते हैं, कक्षा 6-7, तभी से ये मुद्दा हमारी टेक्स्ट बुक्स, हमारे पाठ्यक्रम में भी हमारे सामने ला ही दिया जाता है ना। इन्वेजन ऑफ इंडिया, कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। फिर हम बड़े होते जाते हैं, कहाँ गई, इनकी उम्र तक पहुँचते हैं, फिर और हम प्रौढ़ हो जाते हैं 40-50 साल के, फिर हम बुजुर्ग हो जाते हैं। लेकिन ये मुद्दा हमेशा रेलेवेंट तो रहता ही है। क्या हुआ था, क्या हुआ था, जो कुछ भी हुआ था
उसके घाव बहुत गहरे हैं, अभी तक पूरी तरह भरे नहीं हैं। जहाँ घाव लग भी रहा है कि भरे हैं, उसके निशान, उसके स्कार्स मिट नहीं रहे। और आपने तो 2-4 लोगों का नाम लिया, सूची बहुत लंबी है। अफगान, अरब, तुर्क, मंगोल भी थोड़ा आ ही गए थे। फिर यूरोप की तरफ निकलो तो ब्रिटिश तो बाद में आए हैं, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश। फिर और एकदम हाल के समय में आओ तो जापानी भी लगभग घुस ही आए थे, है ना। और जर्मनी भी घुस ही आता अगर हिटलर जीत गया होता तो। ब्रिटेन अगर हारता तो ब्रिटेन की सारी जो कॉलोनीज थी वो जर्मनी के हाथ लगनी थी। तो बड़ी लंबी सूची है। ऐसा लगता है जिसके भी हाथ में ताकत रही है, सत्ता रही है, चाहे वो एशियाई हो, चाहे वो यूरोपियन हो, या चाहे कोई और हो, वही हम पर चढ़ बैठा है। बुरा लगता है ना। आत्मसम्मान को चोट लगती है। मैं भी जब आपकी उम्र का था और कम उम्र का था, बहुत सोचा करता था इस मुद्दे पर कि क्या हुआ, क्यों हुआ। एक तरफ तो मैं देखता हूँ कि हमारे इतिहास में कुछ बहुत गगनचुंबी इमारतें हैं, आकाश जैसी ऊंचाई है, और दूसरी ओर इतिहास के जो तथ्य हैं वो कोई और ही कहानी बयान कर रहे हैं। इतनी लंबी पराधीनता, लगभग 1000 सालों की, ये हुआ कैसे होगा। बैठ जाओ बैठ जाओ आराम से। हुआ कैसे होगा। तो मेरे लिए ये सवाल बहुत छोटी उम्र से, 6ठी 7वीं में था ये, तभी से ये बड़ा केंद्रीय हो गया था। घर में किताबें थी, कुछ पढ़ता रहता था, तो उनमें भी बार बार ये मुद्दा आता था, भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान। फिर यूपीएससी आ गया, वहाँ भी जो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है उसमें हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एक प्रमुख भाग होता है। तो वहाँ फिर से वो सब पढ़ा। अच्छा, अब यूपीएससी का नाम आया है तो जो सवाल पूछा है ना, उसके लिए मैंने एक नेमोनिक्स बनाई थी यूपीएससी के दिनों में अपने। नेमोनिक्स आप जानते हैं? किसी लंबी चौड़ी चीज़ को याद रखने का, मेमोरी में, स्मृति में बैठाने का आप एक सूत्र, फॉर्मूला बना लेते हैं। तो वहीं से करूं, बताऊं? वो बात पुरानी हो गई, 25 साल पुरानी हो गई, पर सूत्र आज भी उल्लेखनीय है। उसी का सहारा लेके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें कुछ जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे। तो तब मैंने बनाया था इफ कट रीवॉर्न। क्या था सूत्र? इफ कट रीवॉर्न। नेमोनिक्स है ये कोई इसमें कोई महावाक्य वगैरह नहीं है, कुछ याद रखने के लिए बनाया था। इफ कट रीवॉर्न। तो इसमें जितने भी ये लेटर्स हैं, वो किसी महत्वपूर्ण शब्द को याद दिलाते हैं। इफ कट, तो आई से मेरा आशय होता था इन फाइटिंग। इन फाइटिंग। और हम ये जितने शब्दों की, माने जितने पराभव, पराजय के कारणों की बात करते जाएंगे, अभी आपके ऊपर है, सवाल आपका था कि आप देखोगे कहीं आज भी वो कारण मौजूद तो नहीं है। तो पहला, इफ कट में क्या आता है सबसे पहले?
आई इन फाइटिंग। इन फाइटिंग ऐसे कि ब्रिटिश तो भारत आए थे, वो व्यापारी ही थे, जहांगीर के दरबार में गए थे, सलाम ठोका था और कहा था लाइसेंस दे दो व्यापार का, आपके यहाँ पर ये कपड़े और ये मसाले वगैरह जो हैं ये बढ़िया होते हैं और यूरोप के बाज़ारों में बेचेंगे तो हमें मुनाफा होगा, आपका माल खरीदेंगे उधर बेचेंगे और उधर से हम कुछ सामान आपके लिए ले आएंगे, हमारी इंडस्ट्री वगैरह आगे निकल चुकी है तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं कुछ वो ले आएंगे, नहीं तो फिर हम आपको पैसा दे देंगे। तो व्यापार की बात थी, जहांगीर वगैरह को ज़्यादा उसमें कोई दांव पेच दिखाई नहीं दिया, उन्होंने कहा ठीक है भाई कर लो, ट्रेडिंग के लिए ही आए होगे। तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ बनाई, स्टोरेज के लिए वेयर हाउसेस बनाए और ये सब उन्होंने सूरत में बनाया, बम्बई में बनाया, फिर उधर मद्रास में बनाया, कलकत्ता में बनाया। तो इस तरह से उनकी शुरुआत हुई थी। तो ब्रिटेन तो आया भी नहीं था भारत, वहाँ की तो एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन तो आया भी नहीं था। ब्रिटेन नहीं आया था तो उनकी कोई फौज भी नहीं आई थी, तो ब्रिटिश फौज यहाँ नहीं आई थी, एक कंपनी आई थी और कंपनी के पास जो अपने पेड गार्ड्स बोल लीजिए या सोल्जर्स बोल लीजिए, जितने हो सकते हैं उतने ही थे, क्योंकि कंपनी का काम युद्ध लड़ना तो होता नहीं ना, कंपनी का काम क्या है, ट्रेड करना, ट्रेड करना। वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी। अब एक ट्रेडिंग कंपनी फौज क्यों रखेगी बहुत बड़ी, है ना, जाहिर सी बात है, ट्रेडिंग कंपनी फौज तो रखेगी नहीं। और इतना बड़ा देश भारत, वो उनके पास अपनी अपनी नेवल शक्ति थी, तो यहाँ पहुँच गए, तो बहुत सारी कोई फौज लेके तो नहीं पहुँच सकते, उतनी दूर से आ रहे हैं, कितने सैनिक ले आ लेंगे, वो भी शुरू में ही। तो यहाँ पर वो बस कैसे गए, बस ऐसे गए कि जब भारत में वो पहुँचे हैं तो यहाँ दरारें पहले ही पड़ी हुई थी, दरारें, क्रैक्स यहाँ पहले ही मौजूद थे। उन्होंने बस उन क्रैक्स को क्या किया, और चौड़ा कर दिया, और चौड़ा। समझ रहे ना, जिसको बोलते हैं ड्राइविंग अ वेज। वेज कैसा होता है, तिकोने आकार का होता है ऐसा, तो वो एकदम आगे से कैसा होता है, नैरो, पॉइंटेड। तो अगर एक क्रैक है तो उसमें वेज घुस जाएगा, और फिर उसको आप हथौड़े से मारो तो वो और अंदर घुसता जाएगा, और क्रैक क्या होता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा। वो क्रैक्स ब्रिटिश बना पाते, इतनी उनकी हैसियत नहीं थी, वो ट्रेडर्स थे, और यहाँ बड़ी बड़ी रियासतें थीं। ठीक है, भारत बटा हुआ था, लेकिन बटे होने के बावजूद जो यहाँ बड़े राज्य थे वो आकार में, जनसंख्या में ब्रिटेन से बड़े थे। तो और यहाँ पर आप सैनिक इतने ला नहीं सकते, इतनी ज़्यादा कोई इस वक्त टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो ब्रिटेन ने भारत को नहीं जीता, भारत पहले ही कई टुकड़ों में बटा हुआ था और वो सब टुकड़े आपस में लड़ रहे थे। उन टुकड़ों की पहले से जो लड़ाई चल रही थी, ब्रिटेन ने उसका फ़ायदा उठाया, खासकर जो पोस्ट औरंगज़ेब एरा था उसमें। 1708 में औरंगज़ेब की मौत होती है, इसका मतलब जो पूरा उत्तरी और मध्य भारत था वो डिसइंटीग्रेट कर गया। सेंट्रल पावर वहाँ पर मुग़ल ही थे, और वो उसके बाद औरंगज़ेब के बाद जो शासक आए वो सब ऐसे ही थे, कोई उनमें दम दिलासा नहीं था, और दक्खन की तरफ मराठे प्रबल हो रहे थे, तो कई टुकड़ों में बटा हुआ था भारत। तो 1708 में औरंगज़ेब जाता है, 1757 में प्लासी हो जाता है। इन फाइटिंग ये सब आपस में लड़ रहे थे, और इनको खबर भी नहीं हुई, अंदाज भी नहीं लगा कि ये जो गोरे ट्रेडर्स आए हैं ये क्या कर सकते हैं। बात आप समझ रहे हो। और ये इन फाइटिंग बाहर से देखो तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ स्ट्रक्चरल है, पर वो स्ट्रक्चरल नहीं है, वो इंटरनल है, उस पर आगे आएंगे। वो बात ये नहीं थी कि आप बाहर से ही कुछ लोग लड़ रहे हैं, बाहर से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि भीतर से डिवाइडेड थे, भीतर ही बंटवारा था। प्लासी की अभी मैंने बात करी, प्लासी नहीं जीत सकते थे अगर सिराजुद्दौला के जो सिपाही थे और सेनापति थे उनको मीर जाफ़र ने
अंग्रेज़ों के हक में बेच न दिया होता तो। इसी तरीके से टीपू सुल्तान को नहीं हराया जा सकता था अगर अंग्रेज़ों को वहाँ पर स्थानीय समर्थन नहीं मिलता। तो एक लोकल कन्फेडरेसी बनी थी, उसमें हैदराबाद शामिल था, उसमें मराठे भी शामिल थे, नहीं तो टीपू सुल्तान नहीं हार सकता था। बात आ रही है समझ में? तो अब ये कारण आज मौजूद है कि नहीं मौजूद है, ये आप देख लीजिए। क्या हम कहते हैं कि हम एक नेशन है, पर नेशन होने के लिए साझा मूल्य होना चाहिए, शेयर्ड वैल्यूज़ होनी चाहिए। क्या हमारे मूल्य साझे हैं? साझा मूल्य तो सचमुच एक ही हो सकता है जब देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, तो जो कॉमन वैल्यू है वो तो ट्रुथ ही हो सकती है। बाकी कोई भी वैल्यू आप कॉमन कर नहीं पाओगे। भाषा अलग अलग है, कपड़ा अलग अलग है, धर्म मजहब अलग अलग है, एथनिसिटी भी अलग अलग है। आप कश्मीर की ओर निकल जाएं या उत्तर पूर्व की ओर निकल जाएं, आपको लोग शारीरिक दृष्टि से थोड़ा अलग अलग किस्म के दिखाई देंगे। आप पंजाब की ओर निकल जाएं, फिर आप तमिलनाडु की ओर निकल जाएं, आपको लोग अलग अलग तरह के दिखाई देंगे शारीरिक दृष्टि से। खाना पीना अलग है, पूजा पाठ के तरीके भी अलग हैं, काफ़ी कुछ है जो अलग है। तो इन फाइटिंग की सारी सामग्री तो मौजूद है आज भी। जब सब कुछ अलग है तो हम लड़ सकते हैं ना। तो शेयर्ड वैल्यू क्या हो सकती है जो हमें लड़ने से बचा के रखे? क्या हो सकती है? वो तो ट्रुथ ही हो सकती है, क्योंकि वही इकलौती ह्यूमन वैल्यू है जो सबको पसंद है। फर्क नहीं पड़ता कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर का है, उसे फर्क। तो आज भी जिस हद तक हम दूसरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कीमत देते रहेंगे, मूल्य देते रहेंगे, उस हद तक वो सब दोहराने का खतरा बना रहेगा जो 1000 साल तक होता रहा हमारे साथ। पहले भी ये जब राजे महाराजे आपस में लड़ते थे तो कोई वजह होती थी ना। वो वजहें आज भी मौजूद हैं। जो पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था उसमें मराठे आपस में ज़्यादा तीव्रता के साथ और जोश के साथ लड़े थे। उतना जोश तो उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ भी नहीं दिखाया, और उनके पास कारण मौजूद थे एक दूसरे से लड़ने के। बात समझ में आ रही? वो कारण आज भी मौजूद है, और आज भी मौजूद है कारण, तो खतरा भी आज भी मौजूद है। बात समझ में आ रही है? तो हमने कहा था इफ कट देन रीवॉर्न। अब आते हैं एफ पर। एफ का मैंने अर्थ दिया था फेटलिज्म, भाग्यवाद। किसी भी अनहोनी का विरोध आप तब करोगे ना जब पहले आपको भरोसा हो कि आप में शक्ति है विरोध करने की। अगर धर्म ऐसा हो गया हो जो बताता हो कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है, और आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी आसमानी ईश्वर ने आपके लिए पहले ही तय कर रखा है, तो आप कोई भी विरोध, कोई भी आंदोलन, कोई भी क्रांति करोगे कैसे कर लोगे बताओ? अभी हमने प्लासी की बात करी 1757, उसके तुरंत बाद प्लासी में अंग्रेज़ों ने बंगाल जीत लिया, और उसके तुरंत बाद 1770 में बंगाल में इतना बड़ा अकाल पड़ा। बंगाल से कौन कौन है यहाँ पे? कोई है? कितने लोग मरे थे 1770 में? कितने? 1 करोड़। और हम आज की 150 करोड़ की आबादी में से 1 करोड़ के मरने की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस समय के भारत की बात कर रहे हैं। भारत की आबादी तब थी 15-20 करोड़। उसमें से बंगाल की आबादी कुल कितनी रही होगी? और उसमें से 1 करोड़ मर गए। इतना बड़ा। और तब तक ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह स्थापित भी नहीं हुई थी भारत में।
1757 में बस शुरुआत हुई थी, उसके बाद वो तेज़ी से फैले थे, बैटल ऑफ बक्सर और ये सब तमाम हुआ था, एंग्लो मराठा वॉर्स हुए थे फिर। लेकिन अभी अभी वक्त था, अभी उन्हें उखाड़ा जा सकता था। और इतिहासकारों ने बहुत सोचा है कि ऐसा कैसे हो गया कि 1 करोड़ लोग अकाल से मर गए, और उस अकाल के होने में कुछ ऐसा नहीं था बस कि प्राकृतिक शक्तियों का ही हाथ था कि बारिश नहीं हुई या कुछ और हो गया। वो बहुत हद तक मानवकृत दुर्भिक्ष था, वो मैन मेड फेमिन था। लेकिन कोई क्रांति नहीं हुई, किसी ने नहीं कहा कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्थोडॉक्सी का, माने पुरातन पंथियों का भी गढ़ था बंगाल। और यही वजह है कि जितने भी फिर रिफॉर्म मूवमेंट से वो बंगाल में ही शुरू हुए। बंगाल में शुरू हुए, महाराष्ट्र में शुरू हुए, फिर आगे चलकर तमिलनाडु में हुए, केरल में हुए। पर बंगाल में शुरू हुए उसकी एक वजह यह भी थी कि जो 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 पूर्वी हिस्सा था भारत का, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सब सबसे ज्यादा कैसा था? परंपरावादी, रूढ़िवादी। तो मर रहे हैं लोग, तो मर रहे हैं, उसको मान लिया गया कि ये तो दैव प्रकोप है। और अगर कोई मरा है तो इसलिए मरा है क्योंकि वो पापी था। कोई मरा है तो इसलिए मरा है क्योंकि वो पापी था। तेरे साथ जो हो रहा है वो तेरे पाप धुल रहे हैं। बात आ रही है समझ में? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आ गए थे ब्रिटिश, वही जिसके खिलाफ फिर झांसी की रानी खड़ी हुई थी। बहुत सारे रजवाड़ों ने सर झुका के उसको मान लिया। उसमें एक वजह यह भी थी कि देखो, अब जब हम संतानहीन हैं और ईश्वर ने ही ये तय कर दिया, जब ईश्वर ने ही नाइंसाफी कर दी हमारे साथ कि हमको संतान नहीं दी, तो अब ब्रिटिश हमारा राज्य लिए ले रहे हैं, ये भी ईश्वर की ही मंशा होगी। ब्रिटिश हमारा राज्य लिए ले रहे हैं तो ईश्वर की ही मंशा होगी। हमारा काम है बस सर झुका करके ऐसे खड़े हो जाना, कहना बस जो हो रहा है वो तो किसी और ने हमारे भाग्य में लिख रखा है। क्या आज का भारत भी ऐसा ही है? बहुत हद तक हम आज भी ऐसे ही हैं। हम ऐसे नहीं होते तो एस्ट्रोलॉजी इतनी कैसे चमक रही होती? कैसे? ये हाथ की रेखाएं हैं या हॉरोस्कोप है, उन सब में यकीन करने का मतलब ही यही है कि तुम्हारी जिंदगी को संचालित करने वाला कोई और है। इसी को भाग्यवाद बोलते हैं, फेटलिज्म। तो वो बहुत बड़ा कारण जिससे भारत पराधीन हुआ, वो कारण तो आज भी मौजूद ही नहीं है, वो और फल फूल रहा है। एस्ट्रो स्टार्टअप्स को मिलियंस में, डॉलर्स में फंडिंग मिल रही है। बात आ रही है समझ में? इफ के बाद क्या आता है? कट। और सी माने वही कट। बहुत पुराना कट है, बहुत पुराना कट है, भरने का नाम नहीं ले रहा, खून क्या उसमें मवाद बह रहा है। सी माने कास्ट। ये घाव ठीक होने का, सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है। हिंदुस्तान की छाती में घुसा हुआ है ये घाव। समझ रहे हैं आप? तीसरी जो लड़ाई हुई है पानीपत की, उसमें और मदद मिल सकती थी भारतीय ताकतों को, मदद नहीं ली गई। उसका एक कारण यह भी था कि हम दूसरी जाति वालों से मदद क्यों लें। आप अगर पानीपत की तीसरी लड़ाई में भारतीयों की, मराठों की हार के कारण पढ़ेंगे तो एक कारण आपको ये भी दिखाई देगा वहां पर। और ये तो खैर चलो मैदान वाला कारण हुआ। मैदान पर तो समाज के ही लोग उतरते हैं ना। ये समाज ही बुरे तरीके से भीतर से सदियों से जाति प्रथा मानने के कारण सड़ा हुआ था और कमजोर हो चुका था। जैसे कोई पेड़ खड़ा हो पर भीतर से उसको दीमक खा चुकी हो। तो पेड़ दिखने में तो विशाल लग रहा है, पर बाहर से कोई आता है, वो
थोड़ा सा भी धक्का देता है और पेड़ चरमरा कर गिर जाता है। जाति की दीमक लगी हुई थी हिंदुस्तान के समाज के वृक्ष को। जाति का अर्थ होता है तुम्हारी किस्मत तुम्हारे जन्म के समय ही तय हो गई, निर्धारित हो गई, सीमाएं बांध दी गई हैं, तुम इससे आगे कहीं जा नहीं सकते। जो जहां होने का अधिकारी नहीं है उसको वो जगह मिल जाएगी। जिसको जिस काम में कोई रुचि नहीं है उसको वो काम करना पड़ेगा। न मेधा के लिए कोई सम्मान है, न प्रेम के लिए। एक इंसान दो ही काम करता है ना पूरे दिन, क्या? या तो काम, नहीं तो जिसको आप बोलते हैं अब घर आए हो तो हमारी अब पर्सनल लाइफ शुरू हो रही है, ठीक है ना? दो ही तो काम होते हैं, ऑफिस और घर, यही तो होता है। ज्यादातर समय यही तो चलता है हमारा। तो कास्ट का मतलब समझिए क्या है। कास्ट का मतलब ये होता है उस समय से कि ऑफिस माने काम तुम वो करोगे जो तुम्हारा पहले से ही निर्धारित है। लोहार के घर में पैदा हुए हो तो बेटा लोहा ही पीटोगे, तो ऑफिस पहले ही तय हो गया। अब घर आते हो, घर में कौन होता है? घर में पत्नी होती है या पति होता है। विवाह भी तुम उसी से करोगे जो तुम्हारी जात का ही है, एंडोगेमी। तो यहां भी तुम्हारे विवेक के लिए और प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं है। तो माने ये जो दो प्रमुख काम होते हैं जिसमें आदमी की जिंदगी जाती है, आजीविका और परिवार, इन्हीं तो में तो होता है ना। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ये दोनों ही काम जात ने बिल्कुल बांध दिए। अब इंसान जिएगा कैसे? पर जिया कैसे? जिया भीतर से खोखला होकर जिया। और जब आप ऐसे हो जाते हो तो आप में जीवन के लिए फिर कोई आग, कोई उमंग शेष नहीं रहती। फिर कोई आकर आपको अगर हरा रहा होता है तो आप कहते हो ठीक है हरा ही ले, वैसे भी जिंदगी में रखा गया है। काम भी वो कर रहे हैं जो पसंद नहीं है और विवाह भी उससे कर रखा है जो पसंद नहीं है। इस जिंदगी में रखा ही क्या है? तू हरा ही ले, तू मुझे पराधीन कर दे, कुछ भी कर दे, बता क्या करना है। तेरे भी आदेशों का पालन कर लूंगा, क्योंकि अभी भी जैसे जी रहा हूं तो किसी और के आदेशों का ही तो पालन कर रहा हूं। जब जीवन में आजादी है ही नहीं और किसी और के ही आदेशों का पालन करके जीना है, तो बताओ सरकार, आप नए मालिक, नए राजा बनकर आए हो, आपके आदेशों का भी पालन कर लेंगे? कट सी, खतरनाक। आ रही बात समझ में? ये है आज भी या ये मिट गया है कि मिट गया है? मुझे तो पता नहीं, पर आप लोगों ने तो करी भी होगी, और मैट्रिमोनियल्स और ये सब जो, तो उसमें आजकल शादी का कॉलम होता है कि नहीं होता है? या वेबसाइट पर आप अपना सब डालते हो तो कास्ट, सब कास्ट, इन सब चीज़ों का फील्ड होता है कि नहीं होता है? होता है। अरे ये क्या हो गया? तो कट लगने की पूरी सामग्री आज भी मौजूद है। कट लगने की पूरी सामग्री आज भी मौजूद है। यू अनसाइंटिफिक टेम्पर, साइंस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि विज्ञान कहता है जानो। और भारत में धर्म का अर्थ जिज्ञासा नहीं रहा, भारत में धर्म का अर्थ बन गया मानो। यद्यपि धर्म भारत का वैदिक है और वेदों की जान वेदांत है, और वेदांत का प्राण है जिज्ञासा, पर न जाने कैसी खुराफात हुई, न जाने किसका शातिर दिमाग था कि भारत के धर्म से जिज्ञासा को बिल्कुल ही हटा दिया गया। कहा गया जिज्ञासा नहीं करना, जबकि वेदों का अर्थ ही है जिज्ञासा, जानना। वेद माने मानना नहीं होता, विद धातु है, विद माने जानना होता है। वेदांत में कहीं भी मान्यता दी जाती है आपको कि लो ये फलानी बात है, अब इसमें यकीन करो, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा, ये सब कहीं मिलता है आपको उपनिषदों में? पर भारत में धर्म का अर्थ हो गया फलानी कहानी है, इसमें विश्वास करो, और जो इस कहानी को जितना मानेगा वो उतना बड़ा भक्त कहलाएगा।
अगर भक्ति का अर्थ है प्रेम, तो वेदांत में प्रेम माने होता है मुक्ति के प्रति प्रेम, वो है प्रेम मार्ग। मैं बंधन में हूं, मुझे मुक्ति चाहिए, इसको बोलते हैं प्रेम मार्ग। इसी को आप भक्ति भी बोल सकते हो। मैं अज्ञानी हूं, मुझे जानना है, ये प्रेम है। मैं बेचैन हूं, मुझे चैन चाहिए, मुझे चैन से प्यार है, ये प्रेम है। ये हुआ वास्तविक प्रेम मार्ग या वास्तविक भक्ति मार्ग। पर उसकी जगह भारत में भक्ति ज्ञान से बिल्कुल विहीन होकर अंधभक्ति बन गई। और जब ऐसा हो जाता है तो विज्ञान के लिए कोई जगह नहीं रह जाती, क्योंकि विज्ञान में मानने से काम चलेगा ही नहीं। विज्ञान में तो प्रश्न पूछने पड़ते हैं, प्रयोग करने पड़ते हैं, जानना पड़ता है। भारत जानने से बिल्कुल हट गया, बिल्कुल। आपको एक उदाहरण देता हूं। सन 1800 में जब ब्रिटिश अभी भारत पर छा ही रहे थे, पूरे तरीके से छाए भी नहीं थे, वो छोटा सा इंग्लैंड, वहां पर 100 आयरन फाउंड्रीज थी, लोहा। वही लोहा जिससे कैनन, तोप बनती है, हथियार बनते हैं। वही लोहा जिससे नदियों पर पुल डाला जाता है और उन पुलों को पार करके राज्य जीते जाते हैं। वही लोहा, वही लोहा। कितना छोटा सा इंग्लैंड, उसमें कितनी फाउंड्रीज थी? 100। अब बताइए भारत में कितनी रही होंगी? बोलिए बोलिए बोलिए, अरे गेस तो करिए, जल्दी जल्दी। भारत की आबादी, ये इस पे निर्भर करता है कि आप भारत माने क्या है। भारत को आप पूरा गिनोगे, बर्मा से लेके अफगानिस्तान तक, तो एक आंकड़ा आएगा, वैसे लोगे जो आज का। तो पर भारत की आबादी उस समय के इंग्लैंड की आबादी से 25 से 50 गुना ज़्यादा थी। तो अगर वहाँ 100 फाउंड्रीज थी तो भारत में कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 2500, 5000 ऐसे कुछ होनी चाहिए। कितनी थी? तुम लड़ कैसे लोगे? और इधर उधर जाकर के विनती चिरौरी करने से, पूजा प्रार्थना भजन कीर्तन करने से लोहा नहीं तैयार हो जाता। लोहे के लिए तो विज्ञान चाहिए, लोहे के लिए विज्ञान चाहिए। लेकिन जब धर्म और संस्कृति ही ऐसे हो जाएं जिसमें जिज्ञासा और विज्ञान के लिए कोई जगह ना हो, तो उस देश का पराभव होगा कि नहीं होगा? बोलो। ब्रिटिश वहाँ से यहाँ इसलिए आ पाए क्योंकि उनकी जो नेवी थी, उनके जो जहाज होते थे, उनका जो हल था वो स्टील का बना होता था। भारत के पास भी जहाज थे, पर वो अंग्रेज़ों की टक्कर के थे ही नहीं। क्योंकि ब्रिटेन से यहाँ आने भर में आपको पहले तो उधर ट्रेड विंड्स का सामना करना है, फिर इधर मॉनसून सर्किट में घुसना है, न जाने क्या क्या झेलना है। इंजन वगैरह है नहीं आपके जहाज़ में, तो आप हवाओं के ही भरोसे आ रहे हो। बहुत कुछ झेल के आना है। भारतीय नेवल टेक्नोलॉजी ब्रिटिश नेवल टेक्नोलॉजी से बहुत बहुत पीछे थी। देखिए, हमें भी पता है कि ये सब जो लोग आए थे ये महाधूर्त थे, हम जानते हैं लुटेरे थे। हम ये भी जानते हैं इन्होंने कितना खून बहाया है भारत का और कितने हमारे पैसे लूटे, हम सब जानते हैं। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। चूंकि वो धूर्त थे इसलिए मुझे और बुरा लग रहा है कि क्या हम धूर्तों से भी हार गए। और ज़्यादा आशंका इस बात से होती है कि हम जिस राह चल रहे हैं वो राह हमें ले कहाँ जा रही है। अगर राह पुरानी जैसी ही है तो राह का अंजाम भी कहीं पुराने वाला ही ना हो जाए। भारतीय जहाज़ों में तोपें नहीं लगी होती थीं, ब्रिटिश जहाज़ होते थे कैनन फिटेड। चल किससे रहे? कौन सा पावर है? विंड पावर। पर फिर भी वो तोप लगा के चल रहे हैं जहाज पर। हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हो सकती थी उस समय पर, वो यूरोप से, खासकर इंग्लैंड से बहुत पीछे की थी।
अब आज मैं आपसे पूछ रहा हूं एआई में भारत कहाँ है? जल्दी बोलिए। उस समय पर जो कटिंग एज बात थी वो यही थी, नेविगेशन। उस समय पर नेविगेशन और एस्ट्रोनॉमी कटिंग एज साइंसेस थी। आज की कटिंग एज साइंसेस कौन सी हैं? उसमें हम कहां पर हैं? तो क्या आज भी वही स्थितियां हमने नहीं बना रखी जो तब थी? हाँ, बस इतना है कि तब हम राजनीतिक रूप से ही बटे हुए थे। आज राजनीतिक रूप से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की कृपा से आज राजनीतिक रूप से भारत एक है। ये एडवांटेज जरूर है हमें आज कि आज हम कह सकते हैं कि ये इतना बड़ा जो नक्शे पर हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा एकीकृत भारत देश है। हम ही कह सकते हैं, ऐसा उस वक्त नहीं था। पर इस एक बात के अलावा जो मानवीय, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियां हैं वो बहुत हद तक वैसी ही हैं, बदली नहीं है। और बहुत सारे वो कारण जिन्होंने हमको गुलाम बनवाया, उन कारणों को आज सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम जानते हैं कौन सी ताकतें हैं जो लगी हुई हैं यही करने में। बात आ रही है समझ में आपको? जब घर में ही ये माहौल होगा कि बेटा चुपचाप मान लो, बच्चा सवाल नहीं पूछ सकता है कि मैं फलाने के पांव क्यों छूऊं, फलाने की शादी में इस तरह का क्यों हो रहा है, नहीं नहीं ये सब मत करो, ये करोगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं करते पाप लग जाएगा। तो ऐसे समाज में फिर क्या विज्ञान आगे बढ़ सकता है? जल्दी बोलिए। जहां कहा जा रहा हो कि कोई चीज ठीक सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसा ही तो चलता रहा है, क्या उस समाज में विज्ञान आगे बढ़ेगा? अब बताइए कि दुनिया भर में जो रिसर्च होती है, जो पेपर्स लिखे जाते हैं, जो पेटेंट्स होते हैं, उसमें आज भारत का कितना योगदान है? बोलिए। क्या स्थितियां वास्तव में बदली हैं? क्या आज भी हमारा साइंटिफिक टेम्पर हो पाया है? जबकि हमारा संविधान इसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बताता है, आप में साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, नहीं तो आप एक अच्छे नागरिक भी नहीं है भारत के। बात आ रही है समझ में? अभी तो बहुत बेटर हुआ है ना, nowadays India is much better scientifically. Yeah, much better. Look at ISRO and all, like we are leading. Yeah. It's less, but it's improving. That's what I'm trying to say. It's been 80 years since we got formal independence. It's been 80 years since we got formal independence. जब आप यहाँ बेंगलोर में बात कर रहे हो बैठ करके, आप कह रहे हो इसरो, HAL वगैरह, अभी अभी घटना घटी है हमारा तेजस, जिस पर मुझे भी बहुत नाज है। हमारा तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उससे मुझे मालूम है क्या याद आया? मुझे मारुत याद आया। आप जानते हैं मारुत क्या था? मारुत भारत का पहला इंडिजिनस फाइटर प्लेन प्रोजेक्ट था। और उसके लिए भारत ने वर्ल्ड वॉर टू के कई खतरनाक जर्मन फाइटर प्लेन्स, आप उनमें नाम में आप देखेंगे TA लिखा होता है। TA क्यों लिखा होता है? क्योंकि जर्मनी में एक कन्वेंशन थी कि जो उनका डिज़ाइनर होता था उसी के नाम पे प्लेन का नाम भी रख दिया जाता था, कुर्ट टैंक। भारत सरकार ने उस व्यक्ति को भारत बुलाया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो जर्मनी से भाग गया था, तो उसको बुलाया गया कि नहीं तुम यहाँ आ जाओ। वो भारत आया, जानते हैं कहाँ रहा? आपके ही शहर में रहा, यहीं बेंगलोर में। उसने बहुत बहुत अच्छा एक एयर फ्रेम बना करके दे दिया और बोला दिस थिंग विल रेज थ्रू एनी वॉर। वैसा डिजाइन उस वक्त पाकिस्तान वगैरह तो छोड़िए, चीन क्या जापान के पास भी नहीं था। उस मारुत को सही इंजन नहीं मिल पाया क्योंकि हमने इंजन में इन्वेस्ट ही नहीं किया। हमने उसकी जगह कहा हम MiG-21 ले लेंगे रूस से। वो मारुत चुपचाप रिटायर हो गया। मैं तेजस की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज भी तेजस के पास इंडिजिनस इंजन नहीं है। मारुत 1960s की बात थी। कितने साल बीत चुके हैं? कितने साल बीत चुके हैं?
आप कह रहे हो चीज़ें बदल रही हैं, मैं भी मानता हूँ चीज़ें बदल रही हैं, मुझे बहुत खुशी है चीज़ें बदल रही हैं, पर मैं पूछ रहा हूँ किस पेस से, किस गति से। मारुत को भी इंजन नहीं मिला, तेजस को भी नहीं मिल रहा है। और आप कैसे बड़ी लड़ाइयाँ जीतोगे अगर आपके फाइटर प्लेन के पास एक स्वदेशी इंजन ही नहीं है? तो एयरफ्रेम तो हमने इंडिजिनस अपना स्वदेशी 1960s में ही बना लिया था, और वो एक वर्ल्ड बीटिंग एयरफ्रेम था, लेकिन उसको हमने इंजन कौन सा दिया? बहुत अंडर पावर्ड इंपोर्टेड इंजन दिया। उसके कारण वो लो लेवल पर तो अच्छा उड़ लेता था। 1971 वॉर में मारुत ने पार्टिसिपेट किया है। हम लोग सोचते हैं कि तेजस हमारा पहला इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, नहीं नहीं, 1960s में हम बना चुके थे इंडिजिनस। 1971 वॉर में हमारे प्लेन ने पार्टिसिपेट भी किया, और जो लो ऑल्टीट्यूड्स थे उस पर अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन वो क्लाइंब भी नहीं कर सकता। उसे जो क्लाइंब करने के लिए जो पावर चाहिए उसके इंजन में थी ही नहीं, इंपोर्टेड इंजन था। हेवी इंजन्स कोल्ड वॉर एरा था, किसी भी देश ने आपको देने से मना कर दिए। कोई क्यों देगा? खुद बनाने थे, खुद हमने बनाने में कहा नहीं, हमें नहीं बनाने, हम मिग 21 इंपोर्ट कर लेंगे। वही मिग 21 जो अभी रिटायर हुआ है। Yes, things are improving, and we know things are improving. The question is at what rate? ऐसा थोड़ी है कि जब अंग्रेज भारत आए तो भारत के पास साइंस टेक्नोलॉजी बिल्कुल थी ही नहीं। पर अगर इतना सा भी गैप है, 10-20% का भी गैप है, तो 10-20% के गैप में तो विनर टेक्स ऑल। एक वॉर का मतलब आप समझते हो? वॉर का मतलब ये नहीं होता कि मेरी आपकी लड़ाई हो, आपकी 80 यूनिट्स की ताकत है, मेरी 75 यूनिट्स की ताकत है, और जो ट्रॉफी है वो 100 यूनिट्स की है, कि आप और मैं अगर लड़ेंगे तो जो 100 यूनिट्स की ट्रॉफी है वो जीतेगा। तो आपको क्या लग रहा है, आप 80 यूनिट्स के हो, मैं 75 यूनिट्स का हूं, तो ट्रॉफी 80:75 रेशियो में बांटी जाएगी? नहीं, विनर टेक्स ऑल। ये जो 5 यूनिट का गैप है ना, ये फेटल हो जाएगा, ये प्राणघातक हो जाना है। तो साइंस टेक्नोलॉजी हमारे पास तब भी थे जब हमारे ऊपर यूरोपियन चढ़ने के लिए आ गए, तब भी थे। जब अफगान आए थे और मुगल आए थे, तब भी हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी स्वदेशी था ही था, लेकिन गैप था। तो जितना है उस पर फक्र करना बंद करिए, छोड़ दीजिए ये कि हमारे पास भी तो कुछ है। कुछ से बात नहीं बनेगी, ये देखिए कि गैप कितना है, बिकॉज विनर टेक्स ऑल। आप 80 के, मैं 75 का, थोड़ा सा ही गैप है, थोड़ा सा ही गैप है, लेकिन वो ट्रॉफी पूरी की पूरी आप लेके जाओगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे 200 साल की गुलामी मिलेगी, मुझे 200 साल की गुलामी मिलेगी। फिर वैसे ही जैसे चुनावों में होता है, आपको मिले 100 वोट और मुझे मिले 99। आप एमपी बनोगे, मैं क्या बनूंगा? मैं कुछ नहीं बनूंगा, विनर टेक्स ऑल। तो ये मत बोलो कि मेरे पास भी तो 99 हैं, ये देखो कि गैप अभी है। इन अ वॉर सिचुएशन द विनर टेक्स ऑल। So be very very alert that there is a significant gap even after all these years of independence. और इतना ही नहीं कि वो गैप है, उस गैप के पीछे जो कारण है वो कारण आज भी मजबूत है, बल्कि और कुछ कारण तो और ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। कट टी ट्रेडिशन, जो चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है, जो चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है। आर्टिलरी फायर पावर लेके आए थे अंग्रेज, हमारी सेनाएं अभी भी क्लोज कॉम्बैट की फॉर्मेशंस में लड़ रही थी। क्लोज कॉम्बैट क्या होता है? तलवार से तलवार लड़ेगी। जहां पर बंदूकें चल रही हैं वहां क्लोज कॉम्बैट का कोई अर्थ हुआ? हम अभी भी हाथियों का इस्तेमाल कर रहे थे, हम अभी भी हमला करने के लिए मुहूर्त देख रहे थे, एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। बहुत सारी लड़ाइयां हमने हारी हैं यही एस्ट्रोलॉजी मुहूर्तबाजी के चक्कर में। भाई कुछ पहले से हो रहा है तो गलत कैसे हो सकता है? सुनो, हो सकता है कि आप किसी बहुत अच्छी और ऊंची ट्रेडिशन की बात कर रहे हो, बिल्कुल, लेकिन भूलना नहीं कि आज की हर ट्रेडिशन कभी का इनोवेशन होती है।
कोई भी ट्रेडिशन बिग बैंग के साथ तो नहीं शुरू हुई थी ना। हर ट्रेडिशन किसी समय का बहुत जबरदस्त, सुंदर, नायाब इनोवेशन था। तो आप ट्रेडिशन को नहीं पूज रहे, आप किसी समय के इनोवेशन को पूज रहे हो। तो अगर पूजना ही है तो फिर इनोवेशन को ही पूजो ना। ट्रेडिशन के नाम पे भी पूजा तो इनोवेशन की ही कर रहे हो ना। तो क्यों ना आज भी इनोवेट करो। क्यों कह रहे हो कि जो चलता रहा है वही चलने देंगे, जो चलता रहा है वही चलने देंगे? नहीं जी, ऐसे ही होता है। नहीं, ऐसे ही होता है। ऐसे तो करना ही होता है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी जिंदगी में से वो सब कुछ हटा दीजिए जो करना ही होता है। जो करना ही होता है तो बचेगा क्या? कुछ भी ऐसा है जो आपने स्वयं करा है अपने विवेक से, या सब कुछ वही है जो आपने करा है क्योंकि करना ही होता है? हटाइए वो सब कुछ जो करना ही होता है। बताइए क्या बचा जिंदगी में? और अगर कुछ नहीं बचा जिंदगी में तो क्या हम भी हैं अपनी जिंदगी में? वही सब कुछ तो करा है जो करना ही होता है, क्योंकि रूढ़ी है, परंपरा है, ऐसा तो करना ही होता है। क्या खा रहे हो? जो सब खा रहे हैं। क्या पहन रहे हो? जो सब पहन रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? जहाँ सब जाते हैं। कैसे जी रहे हो? जैसे सब जीते हैं। जिंदगी के बड़े फैसले कैसे किए? वैसे ही जैसे सब करते हैं। क्या पढ़ा? जो सब पढ़ते हैं। क्या मानते हो? जो सब मानते हैं। तो फिर तुम हो भी। इंडिविजुअल का तो मतलब होता है वो जिसकी अपनी कोई निजी सत्ता है, हस्ती है। अगर तुम हो ही नहीं, तुम्हारी जगह बस एक भीड़ है पुरानी बहुत, तो फिर ये वो कारण है जिन्होंने भारत को गुलाम रखा। और अगर हम में राष्ट्र प्रेम है तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, कहीं ये कारण आज भी मौजूद तो नहीं। और मैं जहाँ से देखता हूँ मुझे यही दिखाई देता है, ये कारण आज भी मौजूद हैं। कुछ इनमें से कारण हैं जिनका उपचार हमने कर दिया है, लेकिन इनमें से बहुत से कारण हैं जो यथावत हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो और बढ़ रहे हैं, रोग गहरा रहा है। आ रही है बात समझ में? इफ कट रिवॉर्न, रिनंसिएशन, अदर वर्ल्डलीनेस। ये दुनिया तो सराय है। तुम यहां बस ऐसे ही आए हो समय काटने के लिए। यहां आए हो कुछ सालों के लिए, अनंत जीवन तो तुम्हें किसी और लोक में बिताना है। तो इस लोक पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। त्याग करो, त्याग, वैराग्य रखो। ये वैराग्य का अर्थ है ही नहीं। लोक धर्म ने वैराग्य को न जाने क्या बना डाला। वैराग्य माने मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अरे भैया, तुम्हें जिस दुनिया से कोई लेना ही देना नहीं, उस दुनिया की लड़ाइयां आप जीतोगे कैसे, ये बताओ? जिस दुनिया के तथ्यों को तुम समझते ही नहीं, क्योंकि तुमने कह दिया मैं तो वैरागी हूं, मुझे इस दुनिया से बहुत लेना देना नहीं। जिस दुनिया के तथ्यों को तुम समझते ही नहीं, उस दुनिया की लड़ाइयां क्या तुम जीत सकते हो? अब बोलो बोलो। सेब ने कोई कृपा थोड़ी करी थी न्यूटन के बगल में गिर के। कोई आसमानी कृपा हुई थी क्या कि न्यूटन के बगल में सेब गिरेगा? सेब नहीं तो अंगूर, नहीं तो कटहल, नहीं तो नारियल भारत में भी खूब गिरते रहे हैं। गिरे होंगे कि नहीं गिरे होंगे? पर बात क्या है? लेना देना क्या है? क्या फर्क पड़ता है? किसी ने गिराया होगा, कोई बात होगी, किसी राक्षस का दांव होगा। हमें लेना देना क्या है इतना? दुनिया में आए हैं 2-4 दिन को, क्या बहुत किसी दूसरे के घर में ताक झाक करनी? हमारा ये घर ही नहीं, हमारा घर कोई और है, ये किसी और का घर है। हम इसमें क्यों बहुत दखलंदाजी करें, बहुत सवाल जवाब क्यों करें? कटहल गिरा, सर पे ही गिरा, सर फट गया, कोई बात नहीं, पाप कटे। बात आ रही है समझ में? वैराग्य का मतलब मटेरियल से दूरी नहीं होता,
वैराग्य का मतलब स्टुपिडिटी से दूरी होता है, नासमझी से दूरी होता है। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता अरे अरे फलानी वस्तु तो भौतिक है, हम भौतिक वस्तुओं को छूते नहीं, हम बाबा जी के चेले हैं। वैराग्य का मतलब होता है जो कुछ भी भौतिक है मैं उसको जानूंगा, समझूंगा, उसके प्रति अंधा नहीं रहूंगा। वैराग्य का मतलब होता है मेरे भीतर भी जो बैठा है राग करने वाला, मैं उसको जानूं। वैराग्य के केंद्र में राग से मुक्ति है, और राग है तो रागी भी होगा। कौन है वो रागी? उसका नाम है अहंकार। वैराग्य का अर्थ होता है अहंकार को जानना, आत्मज्ञान। मात्र आत्मज्ञानी ही वैरागी हो सकता है। पर जब धर्म का अर्थ ही आपने बना दिया हो कि ज्ञान को तो छूना भी मत, और आत्मज्ञान की जरूरत क्या है? क्योंकि परम सत्ता तो बाहर आसमान पर बैठी है, खुद को जानकर क्या करोगे? तुम्हारा तो जन्म इसलिए है ताकि तुम आसमान की ओर सीढ़ियां लगा सको मृत्यु के बाद। ये जीवन तो बेकार की चीज है, असली घटना तो मौत के बाद घटनी है। तुम्हारी रूह निकलेगी, जीवात्मा सुपरसोनिक भागेगी। सुपरसोनिक कम बोल दिया, एस्केप वेलोसिटी से भागेगी। यही नहीं करेगी कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर पार करेगी, वो पूरा यूनिवर्स पार कर जाएगी, ब्रह्मांड पार कर जाएगी, वो किसी और लोक में पहुंच जाएगी। इतनी दूर जाना है तुम्हें, तुम इस पृथ्वी को जानकर क्या करोगे? तुम समुद्रों को पार करके क्या करोगे? वरना अगर अंग्रेजों ने समुद्र पार किया तो समुद्र तो हम भी पार कर सकते थे। टू वे स्ट्रीट है भाई, कोई चालान कटता हमारे जहाज का? जैसे वो आए थे वैसे हम भी जा सकते थे, और हम बहुत बहुत बड़े थे, हम भी जाके कह सकते थे हाँ हम आए हैं, ट्रेडिंग हमें करनी है, और हमारे पास तुमसे कहीं ज्यादा माल है, हम आए हैं ट्रेडिंग करने। हम क्यों नहीं गए? ऐसा नहीं कि हम ट्रेडिंग नहीं करते थे, हम भी करते थे। हम कहां से करते थे? हम आसपास से करते थे। बहुत हुआ तो अरब तक पहुंच जाते थे, ईरान, अरब, या दक्षिण के राज्य थे, विशेषकर जो चोल राज्य थे, उन्होंने जो दक्षिण पूर्व में मलेशिया हो गया, ये सब, बाली तक, वहां पर जाकर के ट्रेडिंग करी थी। यूरोप में रेनेसां के बाद से कोई और ही लहर चल रही थी। वो कह रहे थे हमें पूरी दुनिया खोजनी है। हालांकि इसमें ऐसा नहीं कि वो परमार्थी हो गए थे, कि बड़े साधु लोग थे वो, उन्हें दुनिया इसलिए खोजनी थी ताकि दुनिया पे कब्जा कर सकें। पर जो भी वजह थी उनके पास, उन्होंने दुनिया खोजी, और कुछ खोजने के चक्कर में कुछ और भी खोज डाला। वो क्या निकला था खोजने? कोलंबस। और क्या खोज दिया उसने? हमने क्या कहा? हमें लेना देना क्या है, क्या करना है, कुछ होगा, लीला है, नियम है भाई, नियम है, हर चीज के नियम है। वहां न्यूटन और केपलर बैठ करके हर चीज के नियम खोज रहे थे, और हम क्या बोल रहे थे? कुछ होगा, क्या करना है, ऐसे ही कोई वजह है। वो आसमान का नाप ले रहे थे, वो देख रहे थे एक तारा, दूसरा तारा, ऑब्जर्वेटरीज। हम आसमानों की ओर मुंह करके बस ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे। जो आसमान का नाप लेगा वो जीतेगा, या जो बस आसमान को नमन करेगा वो जीतेगा? उन्होंने तो नाप लिया था पूरा आसमान। आसमानों को नापे बिना समुद्री यात्राएं, नेविगेशन हो नहीं सकता था। कुछ आ रही है बात समझ में? अभी लंदन में बात हो रही थी किसी से, शायद उधर की ओर जाना हो। उन्होंने कहा यहाँ पर हिंदी समझने वाले इतने लाख लोग हैं लंदन के अंदर, और बहुत लोग सुनते हैं, आ जाइए। मैंने कहा हिंदी समझने वाले? बोले मैंने हिंदी माने हिंदी उर्दू सब मिला जुला के। मैंने कहा भारतीय कितने हैं? अच्छा, भारत की आबादी पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा है, ठीक? कितनी ज़्यादा है? 7 गुना ज़्यादा है।
लेकिन लंदन की आबादी में भारतीयों का और पाकिस्तानियों का अनुपात 7 से बहुत बहुत कम है। ऐसा क्यों हुआ? हम आज भी समुद्र पार नहीं करना चाहते। ठीक वैसे जैसे तब हमने कहा करना क्या है, ये दुनिया है, हमें क्या करना है, क्यों जाना इधर उधर, वैसे ही भारतीय आज भी रिलक्टेंट ट्रैवलर्स हैं। हमारी पहली इच्छा यही होती है, मेरा गांव, मेरी मां का आंचल, मेरी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, मुझे ना बाहर निकलना। लंदन की आबादी में, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी लगभग बराबर है, बांग्लादेशियों और भारतीयों का अनुपात भी होना चाहिए फिर लंदन की आबादी में 1 और 7 का नहीं है। यही बात ज़्यादातर आप देखोगे तो विदेशी देशों पर लागू होती है, कनाडा पर भी लागू होती है। विशेषकर जो उत्तर भारतीय मन है वो कहीं नहीं निकलना चाहता, यही पड़े हैं, क्या करना है, मरना ही तो है, मरना ही तो है। और जो ज्यादा खोज वोज करे उसको क्या बोलेंगे, बहुत ये मटीरियलिस्टिक है। मटीरियलिज्म ना हुआ गाली हो गई। क्या मटीरियल? शरीर भी तो मटीरियल है, ये भी तो भौतिक है। अगर वैराग्य का अर्थ होता है मटीरियल का त्याग, तो तुम सबसे पहले तो शरीर त्यागो, क्योंकि पहला मटीरियल तो यही है। ये पकड़ काय को बैठे हो? वैराग्य माने होता है अविवेक का त्याग। वैराग्य का अर्थ होता है आत्म अज्ञान का त्याग। वैराग्य माने ये नहीं होता मुझे तो कुछ क्या करना है। और सुनो, लड़ाइयां बहादुरी से नहीं जीती जाती। ये भी हमने बहुत एक मिथ पाल रखी है कि शौर्य है तो विजय मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। लड़ाइयां जीती जाती हैं पैसे के दम पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर उसी दिन हार गया था जिस दिन उसने शुरू करा था। क्यों? क्योंकि जर्मनी का जीडीपी उन देशों के जीडीपी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता था जिनसे जर्मनी ने एक साथ पंगा ले लिया था। 1941 के मध्य में अगर हिटलर ने रोक दिया होता विश्व युद्ध तो शायद फिर भी जीत लेता। जिसको आज हम यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, वो उतना पूरा लगभग हिटलर ने जीत लिया था 1941 तक। पर 1941 के बाद युद्ध में आ जाते हैं यूएसएसआर और यूएसए एक साथ। अब जीत की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि उनका जीडीपी और इंडस्ट्रियल बेस बहुत बहुत बड़ा था। जो लड़ाइयां होती हैं वो शौर्य से नहीं होती हैं, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से होती हैं। फाइटर प्लेन, टैंक्स, सबमरीन्स, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। कोई तलवार से थोड़ी पहलवानी करनी है जाकर के कि हाँ हमारी बहादुरी बहुत है, हम जान दे देंगे। जान दे दो, अभी दे दो। तुम्हारी जान देने से कोई लड़ाई नहीं जीती जाएगी। लड़ाई जीती जाती है मटेरियल से, लड़ाई जीती जाती है इकोनॉमी से। और इकोनॉमी कहां से आगे बढ़ेगी अगर तुम बैरागी हो? तुम कह रहे हो मुझे मटेरियल से कुछ लेना ही देना नहीं, पैसा कमाना तो गंदी बात है, छिच्छी, ये छिच्छी 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 गंदी गंदी चीजें हैं। जहां इकोनॉमी ही नहीं होगी वहां हथियार कहां से आएंगे? बात आ रही है समझ में? काश कि एक दिन दुनिया ऐसी हो कि लड़ने भिड़ने की जरूरत ही ना पड़े। वो अलग बात है। आप बुद्ध हो जाओ, आप कह रहे हो मुझे सचमुच कुछ नहीं चाहिए, मैंने महल राज्य सब त्याग दिया, वो भी अलग बात है। हो तो आप वो जिसको सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके बाद बोलते हो नहीं मुझे मटेरियल के लिए न प्रयोग करना, न अन्वेषण करना, न श्रम करना, तो फिर तो पिटाई मिलेगी बस। लोग सहमत है मुझसे, कम से कम भावी पीढ़ी। आ रही है बात समझ में? इमोशनैलिटी रिवॉर्न। हम तो इमोशनल लोग हैं, हम तो इमोशनल लोग हैं।
तो तुम्हारे इमोशन से लड़ाइयाँ नहीं जीती जाती, तुम्हारे इमोशन से दुनिया में कोई ऊंचा काम नहीं हुआ आज तक। हाँ, फिल्में ज़रूर सुपरहिट हो जाती हैं इमोशन दिखा दिखा के, आंसू बहा बहा के। दो तरह के इमोशंस में हम बहुत प्रवीण हैं। एक आंसू बहाने में, एक वीर्य बहाने में। हमारी जो पूरी फैमिली और कल्चरल लाइफ है वो इन्हीं दोनों चीज़ों पर चलती है। आपको किसी को बस में करना हो तो इन दो में से एक बहा दीजिए, वो बस में आ जाएगा। और किसी फिल्म में अगर ये दोनों ही बह रहे हैं तो वो मेगा हिट हो गई, 1000 करोड़। यही तो है। फिल्म में एक हीरो दिखा दो, उसकी माँ है वो दिन रात आंसू बहाती है, और उसकी हीरोइन है वो सुपर सेक्सी है, कभी खुशी कभी गम। चलेगी भाई, पूरी चलेगी। टीपू सुल्तान की हमने बात करी थी, बोला नहीं मेरे ऑनर की बात है, मैं अलायंसेस नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा, मेरा इमोशन है, हर्ट हुआ है। स्ट्रेटजी और रेशनैलिटी बोलते थे कि इस वक्त अंग्रेज़ों को हराने के लिए अगर दुश्मन से भी संधि करके अलायंस बनानी पड़े तो बना ले, नहीं बनाई। और टीपू सुल्तान को कितना दोष दे लें, क्योंकि वो भी कहाँ से आ रहा है, हमारी ही सांस्कृतिक मिट्टी से खड़ा हुआ है वो। और हमारी सांस्कृतिक मिट्टी में इमोशन माने भावना इतनी बड़ी चीज़ क्यों हो गई? वो इसलिए हो गई क्योंकि हमने धर्म को ही भावना बना दिया। कहते नहीं हो आप लोग, भगवान तो भाव के भूखे हैं। जहां भाव को भगवान के स्तर पर उठा दिया गया हो, वहां इमोशनैलिटी बिल्कुल सर चढ़कर बोलेगी ही ना। हम ये बार बार कहते रहते हैं इंडियंस आर वेरी इमोशनल, इंडियंस आर वेरी इमोशनल। आप कभी पूछते नहीं क्यों? क्या जेनेटिक है कुछ ऐसा कि हम इमोशनल हैं? कुछ जेनेटिक है हम में, तो हम इतने इमोशनल क्यों हैं? और यही जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, जो मान लीजिए सेकेंड जनरेशन माइग्रेंट्स हैं, कि किसी के माँ बाप ने 60s 70s में यूएस वगैरह माइग्रेट करा था, उसके बाद वहाँ उनकी एक पीढ़ी पैदा हुई, अब उनकी दूसरी पीढ़ी पैदा हुई है। वो आप जो दूसरी पीढ़ी है आप उससे मिलेंगे, वो आपको कतई इमोशनल नहीं मिलेंगे। उनके जीन्स बिल्कुल भारतीय हैं पर वो इमोशनल नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? ये सारी इमोशनैलिटी क्या है? ये कल्चरल है। और हमारा ये कल्चर कहाँ से आ रहा है? लोक धर्म से आ रहा है, जहाँ बोला गया है भावना ही सब कुछ है, भावना ही असली चीज़ है, और तर्क को मारो लात और बुद्धि को मारो डंडा। असली चीज़ है इमोशन, असली चीज़ है इमोशन। किसी को आपका दिल जीतना हो और वो आपसे खूब तार्किक बातें करे, आप बहुत उसको महत्व दोगे नहीं। और यही मैं आपके सामने खड़ा होकर के 2-4 आंसू गिरा दूं, इधर मेरी शर्ट गीली होगी, उधर ये सारी जितनी सीट्स हैं सब गीली हो जाएंगी। हाँ, किसी को बेवकूफ बनाना हो तो उसे तर्क देते हो या आंसू बहाते हो? जल्दी बताओ। देख, दीदी जानती हैं। कुछ नहीं करना है, ना लॉजिक चाहिए ना प्रूफ चाहिए। क्या चाहिए? ऐसे कर दो, जो चाहिए मिल जाएगा। और इसको हमने रिलीजन बना लिया है बाकायदा। कहीं पर 2 विद्वान बैठकर ज्ञान की बात कर रहे हो, आपको लगेगा ही नहीं ये धर्म है। पर कहीं पर कोई बैठ कर के ऐसे आसमान की ओर देख के मुंह फाड़ के आंसू बहा रहा हो, आप कहोगे ये है असली धर्म, ये है। वो धर्म नहीं है, वो पागलपन है। और इस पागलपन की भारत ने बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आ रही है बात समझ में? कारण क्या है? आत्मज्ञान के अभाव में हम जानते ही नहीं कि भावना क्या चीज है। हम जानते ही नहीं कि जिसको आप भाव बोलते हो तो जानवरों में भी होते हैं।
मनुष्य और जानवर के बीच का अंतर भाव नहीं है, भाव जानवर में भी है। मनुष्य और जानवर के बीच का अंतर है बुद्धि और तर्क। ये है जो आपकी चेतना को उठाते हैं, जानना, समझना। जानवर न जानने की कोशिश करता, न समझने की कोशिश करता, वो शारीरिक रूप से बहुत पहले से संस्कारित है, उसका वैसे ही काम चलता रहता है। आप भी अगर कहते हो कि हम जानना समझना कुछ नहीं चाहते, हमारे पास बस हमारे भाव हैं, इमोशंस हैं, तो आप जानवर बना रहे हो अपने आप को। और खुद को जानवर बनाना धर्म कैसे हो सकता है? धर्म तो है अंतिम दैवीयता तक पहुंचना, या निम्नतम पशुता तक पहुंचने को धर्म बोलते हैं। बोलो, तो ये क्या भावना भावना का खेल लगा रखा है? हाँ, जब आदमी स्वयं को समझता है तो भावनाएं भी परिष्कृत हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। पर बिना आत्मज्ञान के भावना तो पाशविक ही रहती है। भावना को भी निर्मल ज्ञान ही करता है। बिना ज्ञान के आपकी भावना वैसी ही है जैसे किसी पागल की होती है। पागलों में भी भावनाएं होती हैं, जानवरों में भी होती हैं, हम कह ही रहे हैं। बात कुछ आ रही है समझ में? रीवॉर्न, रॉन्ग इलीट्स, द रॉन्ग काइंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, WA। तो प्लासी से आज हमने बात शुरू करी थी, वहां सिराजुद्दौला के दरबार में कौन बैठा हुआ है? साजिश करने वाले। ये मूर्ख है, ये नवाब है बंगाल का, इसको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। वहां वो कंपनी के सिपाही, जिनको ब्रिटिश सोल्जर्स भी नहीं बोला जा सकता, वो कंपनी के पेड गार्ड्स हैं बस। जैसे आपके घरों के आगे वो सिक्योरिटी खड़ी रहती है, उस तरीके के लोग हैं। मुट्ठी भर लोग हैं। उन्होंने आकर के बंगाल, जो भारत का सबसे बड़ा हिस्सा था, जानते हैं बंगाल माने क्या होता था? आज का वेस्ट बंगाल नहीं होता है। उसमें बांग्लादेश भी आता था, उसमें उड़ीसा भी आता था, उसमें बिहार भी आता था, उसमें झारखंड भी आता था। बंगाल अपने आप में आधा भारत था। तभी फिर अंग्रेजों को बंगाल का विभाजन करना पड़ा था कि इसका तो एडमिनिस्ट्रेशन करना ही असंभव है, ये इतना बड़ा हाथी है, इतना बड़ा बंगाल, और उस बंगाल का नवाब। और किससे हार रहा है? वो कंपनी है, उसके कुल कितने सिपाही थे पता है? 3000। कंपनी के सिपाही, बम्बलिंग फम्बलिंग इडियट्स, जिनको कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो नवाब ऐसा था। द रॉन्ग काइंड ऑफ इलीट्स वर ऑक्युपाइंग द थ्रोन्स। और इलीट सिर्फ नवाब ही नहीं होता, इलीट वो लोग भी होते हैं जो उसके दरबारी होते हैं, उनको भी तो आप इलीट ही बोलते हो ना। वहां बैठे कौन, वो साजिश मार रहे हैं, ये इस तरह के लोग, मीर जाफर जैसे लोग। और बंगाल से थोड़ा सा पश्चिम की ओर चलें तो हमारा आता है अवध। वहां लखनऊ में कौन बैठा है? वाजिद अली शाह। उसके पूरे दरबार में कौन मौजूद है? चाटुकार, चापलूस। वो उसको बता रहे हैं, हाँ क्या फब रहे हो, क्या बात है, क्या बात है। इतना मोटा है वाजिद अली शाह, इतना। और उसके लिए नज़में लिखी जा रही हैं, कितना खूबसूरत है, क्या हैंडसम है, ऊंचे से ऊंचे का। ये कोर्ट की एक्टिविटी चल रही है। उसके बड़े से बड़े कारीगर बुलाए जा रहे हैं कि इनके लिए कपड़ा कैसे बनेगा, और जो बेस्ट टैलेंट है पूरे राज्य का वो लाया गया है ये तय करने के लिए कि कैसे नवाब साहब बिल्कुल एकदम छा जाएं। और नवाब साहब ऐसे हैं कि अंग्रेज़ों से लड़े भी नहीं। तो जानते हो ना कहानी, जब अंग्रेज़ आए तो हाँ ठीक है, अंग्रेज़ों ने भी कहा नहीं हम तुम्हें तकलीफ़ देंगे ही नहीं। उनको एक पिंजड़े में रखा और बोले चलो ले चलो इनको। ये हमारे इलीट्स थे, ये हमारे इलीट्स थे। हम कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, उल्टा भी सही है, यथा प्रजा तथा राजा। हमने क्यों ऐसे लोगों को अपना राजा, अपना प्रतिनिधि, अपना नवाब बना रहने दिया?
अपनी सारी कमजोरियों के बाद भी भारत इतनी आसानी से नहीं हारता। ये हमारे राजे और नवाब महानालायक निकले। इनके क्षुद्र स्वार्थ, इनकी निजी संकीर्णताएं, इसके लिए इन्होंने पूरा देश बेच डाला। कितने तो इसी बात पे बहुत खुश थे कि हमें अंग्रेजों से राय बहादुर की मिल गई पदवी, अब वो राय बहादुर बन के घूम रहे हैं। और न जाने कितने और तरीके की ऐसी उपाधियां थी जो अंग्रेजों ने बख्शी, और उनको यह भी कह दिया कि तुमको अभी राजा ही कहा जाएगा, और राजा कुछ नहीं है, वो ब्रिटिश एजेंट बन गया डिफैक्टो। क्या आज भी हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनना आता है? बोलो, अगर उस समय रॉन्ग एलीट्स थे, क्या आज भी हमको पता है गद्दी पर किसको बैठाना है? बोलो। नहीं तो बंगाल नहीं गिरता, इतनी आसानी से नहीं गिरने वाला था बंगाल। और बंगाल का गिरना ही अंग्रेजों को फुटहोल्ड दे गया भारत में। जिसके पास बंगाल है वो भारत को अब जीत लेगा। हम 1857 की ज़्यादा बात किया करते हैं, जो हमारी जो कलेक्टिव मेमोरी है, जो फोक इमेजिनेशन है, वो बार बार 1857 के गदर क्रांति पर आ जाती है। मंगल पांडे और ये सब बातें करते हैं हम, तात्या टोपे, झांसी की रानी, और ये नाम हमारे लिए बड़े आदरणीय है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा महत्व 1857 से 1757 का है। 1857 से ज़्यादा महत्व 1757 का है, क्योंकि 1757 जब एक बार हो गया, अब 1857 जीता नहीं जा सकता था। बहुत वीरतापूर्वक क्रांति करी थी सिपाहियों ने 1857 में, लेकिन कुछ बचा नहीं था तब तक। केंद्र पर कौन बैठा हुआ था? जिसकी रियासत दिल्ली से शुरू होकर दिल्ली में ही खत्म हो जाती थी, उसको जाकर के आप अगर भारत का बादशाह घोषित कर रहे हो तो वो लड़ाई जीती नहीं जा सकती थी। 1857 तक देर हो चुकी थी पहले ही बहुत। वो लोग जिनको अपना प्रतिनिधि, अपना नेता, अपना राजा चुनना नहीं आता, वो फिर शिकायत ना करें। अगर कोई भी फिर शोषक, क्रूर ताकत आकर उनका राजा बन बैठे, तो हमने सही राजा चुना होता तो अंग्रेज हमारे राजा नहीं बन पाते। पर चुनने की बात तो तब आएगी ना जब लोकतंत्र हो। यहां तो था राजा का बेटा राजा। और लोकतंत्र की बात तो तब आएगी ना जब आत्मसम्मान हो, गरिमा हो, और आदमी ये कह पाए कि मेरी तकदीर मैं खुद तय करूंगा। आपकी तकदीर तो आप कहते हो चांद सितारों ने तय कर रखी है। अभी कम्युनिटी पर, गीता कम्युनिटी से कितने लोग हैं? काफी लोग। अरे वाह। अभी कम्युनिटी पर हमने शुरू करा है कि चलो आओ। इतना ही पर्याप्त नहीं था कि 50 रुपए में हमने कर दिया मुफ्त में ही आ जाओ। आप देखते हो कुछ लोगों के नाम क्या है, गिफ्ट लिखा रहता है, गिफ्ट। तो वो लोग भी आते हैं, उन्होंने सत्र वगैरह सुने नहीं, वो आ गए, उनको एक्सेस मिल गई है। आप जानते हो लगातार वो सवाल क्या पूछ रहे हैं? उनके 10 में से 8 या 9 सवाल क्या होते हैं? मेरी शादी कब होगी। 90% अगर वो महिला है तो सिर्फ यही पूछ रही है, मेरी शादी कब होगी। अरे मैं कैसे बताऊं कब होगी? पर उनके लिए आचार्य का मतलब ही वही है जो चांद सितारों से पूछ के तुम्हारी शादी करवा देगा। मेरी दुकान कब चलेगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा पति पड़ोसन को घूरना कब बंद करेगा। जब हमने ये मान रखा है कि हमारी तकदीर किसी आचार्य के पास होती है, किसी कुंडली में लिखी होती है, कहीं दूर कोई ग्रह, कहीं कोई ऊपर बैठी आसमानी शक्ति हमारी जिंदगी चला रही है, तो फिर लोकतंत्र कैसा? लोकतंत्र का तो क्या मतलब होता है? मैं जानता हूं, मैं चुनूंगा, अपना प्रतिनिधि मैं बनूंगा, है ना।
और लोकतंत्र नहीं तो फिर तो जो WA है, रॉन्ग एलिट्स, द रॉन्ग एरिस्टोक्रेसी, वो आपकी नियति बन जाएगी। आ रही बात समझ में? रिचुअलिज्म, रिवॉर्न, रिचुअलिज्म। धर्म माने बहुत अच्छे से रट लो, जितने श्लोक मंत्र हैं सब रट लो, और जितना कर्म कांड है वो भी रट लो, समझने में कोई मतलब नहीं। न गणित न फिलॉसफी, न गणित न फिलॉसफी। गई बात, तक्षशिला नालंदा बहुत पीछे छूट गए थे, बहुत पीछे छूट चुके थे। क्या बचा था? रट्टा। कौन विद्वान है? जिसने फलाने ग्रंथ के इतने श्लोक रट लिए, वो विद्वान हो गया। वो इतना विद्वान हो गया और राजा जी भी उसे अपने दरबार में बुलाएंगे और कहेंगे हाँ यही तो निकला एक महाज्ञानी। न गणित है न फिलॉसफी है, सारा जोर बस रटने पर है। क्या होगा उस देश का? क्या होगा? चल रहा है, रिचुअल है, रिचुअल। पूरी जिंदगी ही एक बहुत बड़ी रिचुअल है। थोड़ी देर पहले पूछा था, फिर पूछ रहा हूं, रिचुअल ना होती तो आप करते क्या? रिचुअल ना हो तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा जिए कैसे, क्योंकि सब कुछ तो एक रिचुअल है। 4 दिन बाद बेटे का जन्मदिन आ रहा है, जन्मदिन मनाना है, ये क्या है? रिचुअल है। और क्या है? नहीं तो प्यार तो 365 दिन होता है। रिचुअल ना होती तो आप में से आधे लोग तो शादी ब्याह भी ना करते, पर है तो करना ही है, ऐसा करना होता है। इट इज सपोज टू बी डन दिस वे, सपोज टू बी डन दिस वे, इट्स मेंट टू बी डन दिस वे। हु टोल्ड यू? हु डायरेक्टेड यू? हु इज योर अनसीन लॉर्ड? किसके निर्देशों पे चल रहे हो? किसके गुलाम बने हुए हो? और तुमको पता भी नहीं तुम किसके गुलाम हो। इससे ज्यादा गरिमाहीन बात क्या हो सकती है? कोई आत्मसम्मान है कि नहीं है? तुम जिन रिचुअल्स का पालन कर रहे हो, तुम जानते भी नहीं हो रिचुअल्स कहां से आ रही हैं, उनका अर्थ क्या है, किसने बनाई, क्यों बनाई, कुछ नहीं जानते, पर उनका पालन किए जा रहे हो। इससे ज्यादा इनडिग्निफाइड बात कोई हो सकती है? हम क्या जरा भी अपनी इज्जत नहीं करते? कोई कह रहा है ऐसे करो, ऐसे जियो, ऐसे बोलो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे चलो, हम कहते ठीक है, हम सर झुका देंगे, मान लेंगे। हम क्या हैं? हम गुलाम हैं? हम क्या हैं? हम सवाल नहीं कर सकते? ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो करना होता है। कॉमन सेंस है ना, सभी करते हैं। ये कोई जवाब है? ये कोई जवाब है? नैरो आइडेंटिटीज, N। मैं कौन हूं? मैं ब्राह्मण हूं कि ठाकुर हूं कि नाई हूं, मल्लाह हूं, जाटव हूं, कुछ हूं, मनुष्य थोड़ी ही हूं, मनुष्य थोड़ी ही हूं। बिहारी हूं, तेलुगु हूं, तमिल हूं, मनुष्य थोड़ी ही हूं। और ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े वर्ण बोल दिए। अगर मैं बोल रहा हूं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि, तो इनके भीतर तो हजारों सब कैटेगरीज होती हैं। जाति, उपजाति, उप 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 जाति, फिर उसमें भी गोत्र। और अब मैं ये सब कुछ हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है। और कोई किसी को अपना नहीं मानता। ऊपर ऊपर से काम चलाओ, व्यवहारिक रिश्ते भले ही रख लो, भीतर भीतर दरार बनी रहती है। और अभी मैंने हिंदू मुस्लिम वो सब तो बात करी ही नहीं, वो तो बात ही और आगे की है। आप जिनको हिंदू बोलते हो वही आपके अपने नहीं हैं, तो आप मुसलमानों को, ईसाइयों को, बौद्धों को, किसी और को अपना क्या मानोगे? कौन सा वसुधैव कुटुंबकम? आपके ही जो राष्ट्र के लोग हैं, आप उन्हें अपना नहीं मानते, तो आप ईरान या अफ्रीका वालों को या रूसियों को या जर्मनों को अपना क्या मानोगे? नैरो आइडेंटिटीज। और जहां नैरो आइडेंटिटीज होती हैं, वहां पर कोई चालाक, शातिर
आ जाता है अंग्रेजों जैसा उन नैरो आइडेंटिटीज को कैपिटलाइज करके, लीवरेज करके, उनका इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा कर जाता है। अंग्रेज धूर्त थे, शातिर थे निश्चित रूप से, लेकिन यह बात क्या हमारी अपॉलॉजी बन सकती है, डिफेंस बन सकती है? या ये बात हमारे लिए और शर्म की होनी चाहिए कि अरे किसी अच्छे आदमी के आगे सर झुक गया होता तो भी कोई बात नहीं होती, अच्छा आदमी सर झुका दिया। निहायत गिरे हुए लोग आए ये यूरोप से, पैसे के लोभी हिंसक लोग आए ये यूरोप से, और हमने उनके आगे सर झुका दिया। और जिन कारणों से सर झुका दिया वो कारण आज भी मौजूद हैं। भारत ने उपनिषद पढ़े होते, भारत नहीं हारता। भारत ने श्री कृष्ण को गोपियों तक ही नहीं सीमित कर दिया होता, गीता भी गुनी होती तो भारत नहीं हारता। भारत ने जितना निवेश करा कर्मकांड में, तमाम तरीके के धार्मिक आयोजनों में, उसका आधा निवेश भी विश्वविद्यालयों में कर दिया होता, भारत नहीं हारता। भारत की हार उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन भारत ने ज्ञान का अपमान करना शुरू किया था। वो अपमान आज भी हो रहा है। ज्ञान शब्द को लेके ही न जाने कितनी गालियां चल रही हैं, और मनुष्य को मनुष्य ज्ञान ही बनाता है। मनुष्य की पहचान है चेतना, और चेतना माने जानना, चेतना माने मानना नहीं होता, चेतना माने भावना भी नहीं होता, चेतना माने होता है जानना। मनुष्य को मनुष्य ही ज्ञान बनाता है। कॉन्शियसनेस माने बिलीफ तो नहीं होता ना। आप जिंदा तभी माने जाते हो ना जब आप कॉन्शियस हो। कॉन्शियसनेस माने बिलीफ या इमोशन नहीं होता। कॉन्शियसनेस माने क्या होता है? नोइंग। और जो लोग, जो समुदाय, जो राष्ट्र ज्ञान को, चेतना को, नोइंग को सम्मान देना बंद कर देगा, उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। जहां रट्टेबाजी बहुत बड़ी बात मान ली जाएगी कि अरे इसने इतना रट लिया, अब ये बोर्ड टॉपर हो गया। मैं 10वीं में ICSE टॉपर था, बढ़िया। उस समय इतने नंबर नहीं आते थे, मेरे 95% आए थे, धूम। 11वीं में आया, मुझे पहली बात ये बोली गई कि बेटा ये 10वीं वगैरह भूल जाओ, अगर IIT JEE लिखने जा रहे हो तो उसमें और जो ISC तुम्हारा बोर्ड है उसमें बहुत समानता नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि तुम बोर्ड टॉपर हो, और जब तुम्हारे सामने तगड़े सवाल आए JEE के, दूसरे एंट्रेंसेस के, तो तुम्हारे छक्के छूट जाएं, बिल्कुल हो सकता है। और बल्कि ज़्यादातर टॉपर्स के साथ होता है, क्योंकि रट्टा मार के काम चल जाता है भाई। मेमोराइजेशन पर, और मेमोराइजेशन में बुराई नहीं है, मेमोरी भी अच्छी फैकल्टी हो सकती है। द प्रॉब्लम इज मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। समझते कुछ नहीं है, रट सब कुछ रखा है। अभी आपके सामने यहाँ पे कोई आकर खड़ा हो जाए और आपको 10 श्लोक दंदना के सुना दे वेदों के, आप कहोगे आचार्य तू नीचे उतर, ये देख प्रचंड ज्ञानी आ गया। और खासकर अगर उसने पारंपरिक परिधान पहन रखे हो, वेशभूषा बिल्कुल डाल रखी हो, जैसे अभी बिल्कुल 12वीं शताब्दी से उठ के आया है, और मैं उतरूं नहीं तो आप ही आओगे खींच के मुझे नीचे उतार दोगे, तो देवता अवतरित हुए हैं। किस बात को सम्मान दे रहे हो आप? रट्टे को। किस बात को दे रहे हो? रिचुअल को। किस बात को दे रहे हो? एक्सटर्नल अपीयरेंस को। होना तो यह चाहिए कि अगर कोई अतीत में बैठा हुआ है तो तुम उसको अतीत में ही डिस्पैच कर दो, भेज दो। जब तुझे अतीत में ही रहना है
अतीत के कपड़े पहन रहा है, अतीत जैसी बातें कर रहा है, अतीत के रस्मों रिवाज में घुसा हुआ है, तो तेरी टाइम ट्रेवल ही करा देते हैं, तुझे भेज ही देते हैं ना पौराणिक काल में सीधे, क्योंकि तू वहीं से आया हुआ लग रहा है बिल्कुल नमूना। तो 21वीं शताब्दी में है ही क्यों? सांस तू 21वीं शताब्दी की हवा में ले रहा है, इस्तेमाल तो 21वीं शताब्दी के विज्ञान का और सुविधाओं का कर रहा है, और बन के तू बैठा हुआ है 12वीं शताब्दी का नमूना, तो तुझे 12वीं शताब्दी में ही वापस भेज देते हैं। होना तो ये चाहिए, पर होगा इसका बिल्कुल उल्टा। आज भी हमारे सांस्कृतिक मन में बहुत इज्जत है उन सब चीजों की जिनको हम जानते समझते नहीं हैं, और उनकी इज्जत हम इसीलिए करते क्योंकि हम उनको समझते नहीं हैं। तभी तक करते हैं उनकी इज्जत जब तक हम उनको समझते नहीं हैं। संस्कृत में वो व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है बहुत संभव है आपको बता दिया जाए उसका अर्थ क्या है तो इज्जत उतर जाए। अब बोले इतनी साधारण सी बात थी, पर वो सिर्फ संस्कृत नहीं बोलेगा आपसे, वो ऐसे बोलेगा लो 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 लो, और आप ऐसे इंप्रेस हो जाओगे। आप नहीं कहोगे ठहर जा, इंसान बन जा। अब आज की भाषा में बता दे बोल क्या रहा है, और तेरी जो बात है उसमें कुछ दम होगा तो तुझे इज्जत दे देंगे। तेरी बात आज की जिंदगी किसी काम की होगी तो तुझे इज्जत दे देंगे। तेरी बात आज की जो हमारी समस्याएं हैं उनको सुलझाती होगी तो तुझे सम्मान दे देंगे। हम ये नहीं कहते। जवान से बूढ़ा लड़ेगा तो जवान ही जीतेगा। भारत आज भी मन से बहुत बूढ़ा है क्योंकि अतीत में जी रहा है, 1000 साल 2000 साल पीछे जी रहा है, बहुत बूढ़ा है भारत। भारत को जवान होना पड़ेगा। और जवानी का अक्षय स्रोत जो कालातीत है, जिसको आप नहीं कह सकते कि ऐतिहासिक है, इतिहास एक काल होता है, वो काल से परे है, वो हमारे पास था, आज भी है, पर हमारे पास उसके लिए सम्मान नहीं, बल्कि हमने साजिश करी है वेदांत के खिलाफ। हमने वेदांत के इतने विकृत, इतने गंदे अर्थ करे हैं। सच तो यह है कि आम आदमी जिसको अपना धर्म बोलता है उसका वेदांत से कोई लेना ही देना नहीं है। आप कहते हो आप सनातनी हो, सनातनियों का धर्म तो वैदिक हुआ, सनातनी का धर्म तो वैदिक हुआ, पर आप जिसको अपना धर्म बोल रहे हो, आप जिस धर्म का व्यवहार करते हो, उसमें तो कुछ भी वेदांत सम्मत नहीं है, बल्कि आप वेदांत से बिल्कुल उल्टा चलते हो। इसीलिए मैंने एक बार कहा था कि भारत में तो 100 हिंदू भी नहीं है। बात आ रही है समझ में? अफ्रीका कॉलोनाइज हुआ, भारत भी कॉलोनाइज हुआ। भारत का कॉलोनाइज होना ज़्यादा बड़ी त्रासदी है। अफ्रीका कॉलोनाइज हुआ क्योंकि उनके पास ज्ञान था ही नहीं। हमारा कॉलोनाइज होना, अंग्रेज़ हम पर छा गए, हमें कॉलोनाइज कर गए। हमारा कॉलोनाइज होना ज़्यादा बड़ी त्रासदी है क्योंकि हमारे पास ज्ञान था पर हमने उस ज्ञान को जूता मार दिया। हमने कहा ज्ञान नहीं चाहिए, अंधभक्ति चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, मान्यता चाहिए। मेरी गलती नहीं है। ऐसा सवाल पूछोगे तो मैं तो बोलूँगा ये बहुत पुराना घाव है, मुझे भी लगा हुआ है। तुमने क्यों उस घाव को जा कर के खुरच दिया? अब खून तो बहेगा। मैं भी जब इतना सा था तभी से मुझे इस बात पर हैरत है और दुख है गहरा कि जिस देश के पास गीता है उसको गुलाम बनना क्यों पड़ा। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, मुझे पता चला इस देश के पास गीता है ही नहीं, यहाँ कोई नहीं समझता गीता। और ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि ज़्यादातर लोग गीता समझना भी नहीं चाहते। युद्ध क्षेत्र में कही गई है गीता, युद्ध जिताने वाली है गीता। जो गीता जानता है वो कोई भी युद्ध कैसे हार सकता है। मैं कहता हूँ वो मर जाएगा, बिल्कुल संभव है। ये भी संभव है कि अर्जुन की भी मृत्यु हो जाती युद्ध में, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि अर्जुन युद्ध से भाग जाते या पराजय स्वीकार कर लेते। ये नहीं हो सकता था। मर सकता है, हार नहीं सकता जिसने गीता समझी हो। हमने तो
धर्म का मतलब ही कुछ और चला दिया। न जाने क्या चल रहा है धर्म के नाम पर, गीता थोड़ी। अब हार मिली तो ताज्जुब क्या।